अच्छा मेरा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट टाइम के अंदर या लास्ट कुछ कहानी के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया था ना, मैं बताता जाता हूँ सारी चीजों से। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मेरा बेटा सर्कुलर मोशन का। ठीक है, क्या टॉपिक शुरू किया था? सर्कुलर मोशन का। हमने देखा था यार कैसे अगर कोई बॉडी रोटेट करती है ना, ठीक है, कैसे अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो फिर उसके अंदर हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं और कैसे हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सारी की सारी चीजें हमने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से देखी थी। इससे रिलेटेड मैंने एक अदद आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया था। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर जाहिर सी बात है कुछ मसले मसाइल है। देखो जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था ना, जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उस टेस्ट के अंदर तीन तरह से आपने तैयारी करनी थी। एक, आपका जो लेक्चर थे ना वो लेक्चर पूरे होने चाहिए थे। दूसरा, आपने बुक जो है ना वो अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए थी, फेडरल और सिंध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करने के लिए दिए थे ना, और बाय द वे उसका सॉल्यूशन भी शेयर किया था, वो करे होने चाहिए थे। अगर आपने ये तीन चीजें करी थी तो पूरा टेस्ट इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बना था। खैर, कल मैंने वो टेस्ट डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। टाइम वगैरह आप लोगों के ग्रुप्स के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जो उसमें से उस टाइम के ऊपर ज्वाइन कर सकेगा वो ज्वाइन कर लेना, जो नहीं ज्वाइन कर सकता तो उसके लिए उसकी रिकॉर्डिंग होगी टेस्ट डिस्कशन की, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नॉट अ बिग डील। ठीक है, अच्छा हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर जो है ना मेरा बेटा तीन लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और वो तीनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने आप तमाम ही लोगों के साथ शेयर करी हुई है। हम लोगों ने जो हम लोगों, अगर आपको याद होगा तो हमारे पास जो पहले दो लेक्चर्स थे, हमने पहले दो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज जो होती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। फिर डिस्कस किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डिस्कस किया था। फिर जो हमारे पास एक लास्ट लेक्चर था जो हमने लेक्चर नंबर 3 लिया था, जिसके अंदर आप लोग तकरीबन तकरीबन जो था वो मतलब बिल्कुल इंतकाल के करीब पहुंच गए थे, और वो जो काफी टाइम रात में हमने क्लास ली थी, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम लोगों ने अपना टॉर्क को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने टॉर्क वाली सारी की सारी कहानी डिस्कस की। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक की सारी बात, यहाँ तक की हमने सारी कहानी देखी थी। अब हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से। देखो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि मेरा बेटा जो कोई भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अच्छा, क्लास के रूल्स वापस रिपीट करता हूँ, बिल्कुल सिंपल से। आपके जहन में जो भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जस्ट राइट इट डाउन, उसको लिख लो। ठीक है, जब मैं टाइम दूंगा तो आप मुझसे पूछ लेना उसके अंदर। टॉर्क के बारे में हमने ये पढ़ा था भाई साहब, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, जो हमने बात की थी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर हमने इसकी पूरी कहानी देखी थी यार, कैसे हमारे पास एक फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है और वो ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, आगे की डायरेक्शन में मूव करा रही है, लीनियरली मूव करा रही है। फिर हमने देखा था यार कैसे एक फोर्स ऐसी है एफ साइन थीटा वाली, जो बेसिकली उस बॉडी को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या उसमें डेविएशन लेकर आ रहा है। तो हमने देखा था कि यार टॉर्क हमारे पास बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के, और हमने इसका इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मूला भी पढ़ा था कि यार टॉर्क अपने पास बराबर होता है टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर। और मैंने फिर पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि हाँ यार पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आई जे के क्या होते हैं, ये सारी की सारी हमने बात कर ली थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी कहानी याद आ रही होगी। साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना सीखे थे कि कैसे आपको अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो और फोर्स दिया हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो आप उसको टॉर्क निकाल सकते हो। मेरा बच्चा ये सबको याद आ रहा है ना सब चीजें, हाँ या ना? सब पढ़ लिया था? ठीक है, अब हमारे पास इसी के अंदर हमने टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी, अगर आपको याद होगा, डिफाइन किया था हमने। जो टॉर्क का फॉर्मूला डिफाइन किया था वो हमारे पास कुछ ये था, टॉर्क बराबर था एफ इंटू डी के। एफ से मुराद हमने ली थी यार, एफ वो फोर्स है जो बेसिकली रोटेशन पैदा कर रही है, और डी से मुराद मेरा बेटा हम लोगों ने लिया था वो क्या था, मोमेंट आर्म था। ठीक है मेरा बच्चा, ये हमने था। फिर हमने मोमेंट आर्म को देखा था यार, मोमेंट आर्म क्या होता है, हमने देखा था मोमेंट आर्म जो है ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टॉर्क का ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, या टॉर्क का ही एक अगला लेवल है, या अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज मोमेंट ड्यू टू कपल। ठीक है, चलो सपोज करो मेरा बेटा ये मेरे पास एक अदद कोई भी बीम है, बीम से मुराद कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी चीज है जो ऐसे सेंटर से पिवट हुई हुई है, और इसके बाद टेंडेंसी है कि जब इस पे फोर्स लगेगी ना, ये किसी भी तरफ जा सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे
या राउंड द वे, ऐसे भी घूम सकते हो। ऐसे समझ लो कोई जहाज है ना, जहाज का पंखे की तरह ही, जैसे जहाज के फ्रंट के ऊपर पंखे लगे हुए होते हैं ना, पुराने जमाने के अंदर जो हमारे जहाज हुआ करते थे उनके फ्रंट पे पंखे हुआ करते थे ना, प्रोपेलर्स टाइप के। बेसिकली इस तरह का ये हमारे पास कोई भी एक बीम है जो सेंटर से पिवट हुआ हुआ है और ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, आपने क्या करा मेरा बेटा, आपने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करी फोर्स। आपने कहा भाई साहब एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ इधर, और आप इसको लाए इधर, और एक फोर्स आपने लगाई इधर। ठीक है, चलो एक फोर्स आप लगाना शुरू हो गए इस जगह, ठीक हो गया, ये आपने दो फोर्स लगाई। मिसाल के तौर पे यहाँ वाली जो फोर्स थी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने लगाया एफ, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मेरा बेटा आपने क्या लगाया, एफ। ठीक है, दो फोर्सेस लग रही हैं। अब अगर आप नोट करोगे मेरा बच्चा, तो ये वाली जो फोर्स है, इसको अगर मैं लेट्स से फोर्स नंबर 1 कह देता हूँ, और इसको लेट्स से मैं फोर्स नंबर 2 कह देता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स नंबर 1 है, दैट इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम इन दिस क्लॉकवाइज मैनर। हाँ या ना? अच्छा, क्लॉकवाइज मैनर क्या होता है बेटे, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे ही चलती है ना सबकी, पहले 12 पे सुई होती है, फिर 1 पे आती है, फिर 2 पे आती है, फिर 3 पे आती है, 4 पे आती है। तो बेसिकली ये जो फोर्स F1 है, इट इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम इन अ क्लॉकवाइज मैनर। ठीक हो गया। इसी तरह से अब इस वाली फोर्स को अगर मैं देखता हूँ बेटे, ये वाली जो फोर्स है, ये भी ऐसे लेके जा रहा है, और ये भी हमारे पास क्या है मेरा बेटा, क्लॉकवाइज मैनर में इसे क्या कर रहा है मेरा बच्चा, रोटेट कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जब ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो अल्टीमेटली ये जो मेरे पास प्लैंक है, ये जो सेंटर से फिट हुई भी मेरे पास ये बीम है, या रॉड है, या बॉडी है, क्या मैं कह सकता हूँ, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज मैनर। बोलो मेरा बेटा हाँ या ना? ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। बोलो मेरा बच्चा हाँ या ना? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं फिर भी। ठीक है जी मेरा बेटा, ये दोनों फोर्सेस एक ही टाइम पे एक्ट कर रही हैं, हमारा दिल कर रहा था हमने दो फोर्सेस लगा दी। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे इन्हीं का लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं, लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है सर? लाइन ऑफ एक्शन से मुराद होती है वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करती है, वो लाइन बेसिकली अपने पास क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सर ये तो नहीं पढ़ाया था आपने बेटे, ये भी पढ़ाया था मैंने, सब पढ़ाया, A to Z पढ़ाया, ऐसा हो नहीं सकता ना पढ़ाया हो। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन जाएगा। सेट हो गया। अब ये क्यों बनाया सर आपने, अभी बताते ना मेरा बच्चा क्यों बनाया, ठीक है, सब बता रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। अब हमें यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रही है, अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर आप नोट करो, आपको नजर आ रहा है ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इन दोनों फोर्सेस का मेरा बेटा जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड इज सेम। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। गौर से देखो, नजर आ रहा है फोर्सेस का, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अभी बता रहे हैं, सब आ रहा है, ठीक है, सब पता चल रहा है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे आपको नजर आ रहा है कि आपके पास दोनों जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस का डायरेक्शन है मेरा बेटा, वो डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, वो कैसा है, ऑपोजिट है। देखो एक ऊपर से नीचे लग रही है, एक नीचे से कहां लग रही है, ऊपर लग रही है। F1 देखो नीचे लग रही है, F2 कहां लग रही है मेरा बच्चा, ऊपर की तरफ लग रही है। इसी तरह से मेरा बेटा अगर आप नोट करोगे, तो आपको नजर आएगा इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। अच्छा सर, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है सर, हमारे लिए रिपीट कर दें बच्चे, रिपीट कर देते हैं। देखो लाइन ऑफ एक्शन, मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स लग रही थी ऐसे, यानी कि ऐसे फोर्स लगने का मतलब ये है कि ये हमारे पास इस फोर्स का हेड है, और ये हमारे पास फोर्स का क्या है, टेल है। दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। अब आपने बोला सर लाइन ऑफ एक्शन बताना है। देखो लाइन ऑफ एक्शन ये होता है, कोई भी ऐसी फोर्स जो बेसिकली, कोई भी ऐसी लाइन जो बेसिकली इसके अलाउंग एक्ट करेगी ना, वो हमारे पास कहला रही होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये जो मैंने येलो हाईलाइटर से बनाया ना, ये मेरा बेटा हमारे पास कहला रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करे, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करे, वो कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा बच्चे, हमारे पास दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड F एक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना एक्ट कर रहा है, F एक्ट कर रहा है। भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया सेम, डायरेक्शन देख रहे हैं ऑपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन मेरा बेटा अगर तुम गौर से देखो, तो तुम्हें दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नजर आएगा। नजर आ रहा है? देखो एक का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, एक का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन दोनों के लिए नहीं है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है मेरा बच्चा, अलग अलग है। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, ये हमारे पास था लाइन ऑफ एक्शन, हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब कभी भी हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल फॉलो हो, यानी कि हमारे पास दो फोर्सेज हो और जो ये सारी कंडीशन फॉलो करें, कौन कौन सी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो मेरा बेटा ये फॉर्म करती है कपल। क्या फॉर्म करती है ये? सर कपल करता क्या है, वही काम जो टॉर्क कर रहा था, कपल रोटेशन पैदा करता है।
कपल क्या करता है मेरा बच्चा, रोटेशन पैदा करता है। सर तो टॉर्क भी तो यही कर रहा था, फिर फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि ये रोटेट कर रहा है दो फोर्सेस बेसिकली। यहाँ पे आपके पास जो रोटेशन आ रही है, यहाँ पे जो रोटेशन आ रही है, रोटेशन इज ड्यू टू अ पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फोर्सेस के पेयर की वजह से रोटेशन आ रही है। टॉर्क के केस के अंदर एक ही फोर्स से जो रोटेशन पैदा कर रही थी। तो अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि भाई कपल क्या है, आप बोलोगे कपल से मुराद हमारे पास क्या है? जी बच्चे अभी शुरू हुई है, ठीक है। कपल से मुराद हमारे पास ये है कि पेयर ऑफ फोर्सेस है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। वो हमारे पास क्या था? कपल, ठीक है। मैं स्टार्ट से कपल की कहानी रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देख लो दोबारा से। ये देखो, देखो बच्चे, हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास मान लीजिए एक अदद सेंटर फिटेड बीम है। ये क्या है मेरा बच्चा? एक सेंटर फिटेड बीम, यानी कि ऐसी कोई बीम है जो सेंटर से पिवट हुई हुई है, सेंटर से फिट हुई हुई है ऑन सम मूविंग पॉइंट, यानी कि जो रोटेट कर सकता है। और ये बीम जो है ना, ये घूम सकती है, ठीक हो गया, मतलब गोल गोल घूम सकती है। जैसे मैंने मिसाल दी इसको विजुअलाइज करने के लिए, आप कोई जहाज के आगे लगा हुआ पंखा देख सकते हो, जैसे वो गोल घूमता है। जैसे आप ऐसे जितने लोग कराची वाले हो वो तो समझ ही जाओगे, जो कराची के अंदर हमारे पास ये जो होता है अपना कारसाज के बाहर जो प्रोपेलर लगा हुआ है, जैसे वो प्रोपेलर है, वो बेसिकली घूम सकता है गोल गोल आपका, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपका ये कोई बीम है, कोई रॉड है जो बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। फिर हमने ये बात करी, आपने किया क्या मेरा बेटा? आपने इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करी। वन फोर्स इज दिस F1, अदर फोर्स इज दिस F2। अब दोनों फोर्सेस नजर आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है, एक नीचे लग रही है, एक ऊपर लग रही है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है बेटे? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ यार फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, कहीं भी एक्ट कर सकती है ना, फोर्स तो फोर्स है, फोर्स की मर्जी है, जहां दिल करे एक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली अब ये जो लाइन है ना जिसके अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रही होती है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है, किताब पढ़ोगे ना तो किताब में इसको थोड़ा सा अजीब और गरीब अंदाज में लिखा हुआ है कि सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो होती है जिसमें फोर्स के वेक्टर का हेड भी लाई कर रहा हो और फोर्स के वेक्टर का टेल भी लाई कर रहा हो। तो वो थोड़ा सा एक ही बात को बताने का थोड़ा सा एक मुश्किल तरीका है, और कोई चीज नहीं है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो गया, तो ये जो दो फोर्सेस मिला के क्या फॉर्म करेगी मेरा बेटा? कपल फॉर्म करेगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार टॉर्क ड्यू टू कपल अगर आपने निकालना, क्या निकालना हो? टॉर्क ड्यू टू कपल। सर इसमें भी टॉर्क आ रहा है, बिल्कुल इसमें भी टॉर्क आ रहा है। सर तो पुराने वाले और इस वाले टॉर्क में फर्क क्या है? बेटे पुराना वाला आपके पास जो टॉर्क था ना वो एक फोर्स की वजह से था, ये वाला आपका टॉर्क पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से। फॉर्मूला इसका भी वही है, F इंटू डी। सर डी क्या होता है? मोमेंट आर्म? नहीं बेटे, मोमेंट आर्म नहीं होता। यहाँ पे ये कपल के फॉर्मूले के अंदर होता है कपल आर्म। मोमेंट आर्म ये था जब आप टॉर्क ड्यू टू सिंगल फोर्स निकाल रहे थे। अच्छा सर कपल आर्म क्या है? अभी समझाते हैं कपल आर्म क्या है। देखो ये सपोज करो मेरा बेटा, दो लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रही है। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि इधर से भी एंगल कितना बन रहा हो? 90 डिग्री का। इधर से भी एंगल क्या बन रहा हो? 90 डिग्री का। यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, अच्छा चाहे आप फोर्सेस के नाम में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस जो कि कपल बना रही है, वो कहलाता है कपल आर्म। क्या बोला सर आपने? फिर बताए, फिर बताए थे। perpendicular distance between the two forces defining the couple, ये होता है हमारे पास defining the couple, ये होता है मेरा बेटा क्या? कपल आर्म। अब अगर आपको याद होगा ना जब हमने मोमेंट आर्म पढ़ा था, सर मोमेंट आर्म क्या होता है? देखो बेटे मोमेंट आर्म ये होता है, ये सपोज करो हमारे पास कोई बीम था, ये इस पॉइंट से पिवट हुआ था, यानी कि ये इस पॉइंट से ऊपर या नीचे मूव कर सकता था। आपने क्या करा? आपने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। आपकी मर्जी है ना, आप जहां दिल करेगा वहां फोर्स लगाओगे। अगर मैं पूछूं इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो भाई इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा वही उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। सर मोमेंट आर्म क्या था फिर? मोमेंट आर्म ये होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना मेरा बेटा, ये हमारे पास कहला रहा था मोमेंट आर्म, अगर आपको याद। ये मैंने लास्ट टाइम भी बात बताई थी जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था। ये क्या कहला रहा है मेरा बेटा? मोमेंट आर्म। और ये फॉर्मूला भी था टॉ इक्वल्स F इंटू डी। सर फोर्स और कपल का और इसका फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, तभी तो उसको कह रहा हूं टॉ ड्यू टू कपल। डिफरेंस क्या है? वहां पे, यहाँ पे मतलब कपल के अंदर दो फोर्सेस लग रही है, यहाँ पे आपके पास एक अकेली फोर्स लग रही है, ठीक है मेरा बच्चा। यहां तक की सबकी पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलो मेरा बच्चा वापस यहां देखना शुरू करो। अगर ये हमारे पास था मोमेंट ड्यू टू कपल, ठीक है। अच्छा
अब इसके अंदर ना एक सवाल जो बहुत कॉमन है और बहुत सारी दफा आया हुआ है ना, वो सवाल भी देख लो। यहाँ पे थ्योरी का ही क्वेश्चन बनता है यहां से अक्सर, व्हाट इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल इज सेम। क्या होगा अगर लाइन ऑफ एक्शन दो फोर्सेस का जो कि कपल फॉर्म कर रही हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो क्या होगा, मैं आपको बना के समझाता हूँ क्या होगा। देखो ये वही वाली बीम है जो अभी थोड़ी देर पहले पड़ी थी, जो सेंटर से ऐसे पिवट हुई भी नहीं। अगर मिसाल के तौर पे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए, वो तभी हो सकता है मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कोई फोर्स लग रही है, जरा समझना बच्चे गौर से, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना। देखो यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है मेरा बच्चा, और दूसरी फोर्स भी यही लग रही है भाई साहब, ऐसे लग रही है फोर्स। अब अगर मैं इनका लाइन ऑफ एक्शन बनाना शुरू करूंगा ना, देखो इनका लाइन विजुअलाइज हो रहा होगा, इतना क्लियर विजुअलाइजेशन हो रही होगी। यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेज है, मान लो ये पहली फोर्स भी मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है। दूसरी फोर्स का भी मेरा बच्चा जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एफ है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो सेम लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, सेम है। यानी कि मेरा बेटा हमारे पास इस जगह पे जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, वो लाइन ऑफ एक्शन अपना कैसा नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। पॉइंट समझ आ रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। अब इसकी वजह से नुकसान क्या होगा, या इसकी वजह से हम लोग क्या प्रॉब्लम में आएंगे बेटे। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब अगर मैं यहाँ पे इन दो फोर्सेस की वजह से कपल निकालने की कोशिश करता हूं, अब जरा समझना यहाँ पे, अगर मैं इन दो फोर्सेस की वजह से कपल निकालने की कोशिश करता हूं, तो हमारे पास कपल का फॉर्मूला तो अभी भी पड़ा था, टॉ इक्वल्स एफ इंटू डी। एफ से मुराद फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डी से मुराद क्या है, कपल आर्म। कपल आर्म क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो कि क्या कर रही हैं, कपल बना रही हैं। अब अगर तुम्हें बोला जाए इन दो फोर्सेस के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो अल्टीमेटली आपको नजर आ रहा है कि फोर्स जो भी होती रहे, आपके पास दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो इसकी वजह से कोई कपल प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं आएगा। यानी कि जब सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो क्यों हुआ बेटे, ये था एक फोर्स, ये था एक फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये दो फोर्सेस करीब आ जाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया। अगर ये दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आ गई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दरमियान में बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो अल्टीमेटली डी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, जीरो हो जाएगा। और इसकी वजह से कोई भी कपल या रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये हमारे पास माजी में आया हुआ एक इसका थ्योरेटिकल या थ्योरी का एमसीक्यू है। बोलो मेरे बेटे यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आया ना। नहीं रोटेशन नहीं आएगी, ये इसको तुम वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि देखो ये वाली फोर्स क्या करेगी, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स चाहेगी इस बीम को ऐसे रोटेट करे, ऐसे ही ना। ये वाली फोर्स क्या चाहेगी, ये चाहेगी बीम को ऐसे रोटेट करे। अब जितने से वो ऊपर से नीचे लाना चाह रही है, उतने से ये नीचे से ऊपर लेकर आना चाह रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेट टॉर्क विल बी जीरो, या नेट रोटेशन विल बी जीरो, यानी कि बॉडी विल नॉट रोटेट, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। बहुत मुश्किल सवाल था, अल्लाह को मान यार, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा अब मेरा बच्चा हम लोग एक चीज और समझने और सुनने लगे हैं, ठीक है, देखने लगे हैं हम लोग एक और चीज। अब देखो मेरा बच्चा, ठीक है, अब इंशाल्लाह अभी आवाज ना और बेहतर हो जाएगी। अब मैंने डाटा मजीद अपडेट कर लिया, मतलब पहले एक सिम पे चला रहा था, दूसरे सिम पे चला रहा हूँ। चलो अब देखो जरा। अच्छा मेरा बच्चा अब जरा यहाँ पे देखो, हम लोग जो हमारा टॉर्क होता है ना मेरा बेटा, जो हमारा टॉर्क होता है मेरा बेटा, हम टॉर्क को कहते हैं कि टॉर्क हमारा है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं कि टॉर्क हमारा है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। टॉर्क रोटेशनल एनालॉगस होता है मेरा बच्चा किसका, फोर्स का। अब सर इसका मतलब क्या है और इसकी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज है, मैं पूरी कहानी बताया था, ठीक है। और इससे हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं वंस अगेन। अच्छा जो मैंने भी आपके टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन दिए थे ना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन
क्योंकि मैंने बताए थे करने के लिए, सिमिलरली मैंने टॉर्क सिखाया है करने के लिए, तो मैं अपने टेस्टों में जरूर दूंगा। लेकिन अगर आप अपने पास पेपर्स अपनी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के खोल के देखोगे तो वहां आपको एस एच इस चैप्टर में से सिर्फ थ्योरी दिखेगी, न्यूमेरिकल नहीं दिखेंगे। बट चूंकि हम कुछ कह नहीं सकते कि मतलब आएगा नहीं आएगा, पास पेपर में तो नहीं आएगा बहरहाल, लेकिन हमने तो अपनी तैयारी करनी है ना, तो मैं इस चैप्टर में भी दूंगा आपको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से दिमाग के तमाम ढकने खोलकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो हम कहते हैं टॉर्क हमारे पास रोटेशनल एनालॉगस है, किसका? फोर्स का। देखो मेरा बच्चा, रोटेशनल एनालॉगस क्या होता है? जब हम कभी भी किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से मुशाबेहत देते हैं। अच्छा सर, ये मुशाबेहत क्या होती है? अब पता नहीं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ठीक है बता देना, सही है ना? ऐसे ही होता है मुशाबेहत। मुशाबेहत होती है मेरा बेटा रिजेम्बलेंस। ठीक है, आप जब भी कभी एक चीज को दूसरी चीज से मिलाते हो कि यार ये देखो ये कैसा है, या ये इस जैसा है, या ये इसकी तरह का है, ये जो चीज होती है ना मेरा बेटा, ये हमारे पास कहलाती है मुशाबिहत या रिजेम्बलेंस। जैसे अक्सर जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं, या हमारे एक टीचर है बहुत अच्छे ना, हमारे साथ पढ़ाते हैं एक जगह पे, तो उनकी एक आदत है, वो ना अक्सर जो है ना बच्चे को कह देते हैं कि यार ये उसकी कोई हरकत देख के ना कि यार तू जो है ना बिल्कुल गधे जैसा काम कर। ठीक है, अब उसका ये मतलब नहीं होता खुदा ना खासा कि अगला जो बच्चा है ना जिसको वो गधा कह रहे हैं वो वाकई गधा बन गया है, वो घास वास खा रहा है, या वो मतलब उसकी दुम निकल आई है, ये चार पाँव पे चलना शुरू हो गया है। वो सिर्फ एक रिजेम्बलेंस दे रहे हैं कि यार ये तो तुमने जो बेवकूफी करी है ना, ये बेवकूफी का लेवल कैसा है कि जो कोई गधा करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अगर आपका टीचर आपको कुछ बोल देना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे जो है ना आपकी बिल्कुल हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब खैर मैं तो कोशिश भी करता हूँ ऑनलाइन के नाम लिए बगैर अगर किसी की इज्जत अफजाई करनी है ना तो नाम लिए बगैर करूँ यहाँ। ठीक है, बहरहाल स्टिल अपनी बात को हटा के मैं बता रहा हूँ अगर कोई टीचर आपको कुछ बोले भी ना मेरा बच्चा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, दिल के ऊपर लेके बैठ जाओ या फेफड़ों पे लेके बैठ जाओ। मेरी बात को ले लिया करो जहां मर्जी तुम्हारा दिल करे वहां लो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, नहीं नहीं जरूरी है ना, उसके बगैर खाना हजम नहीं होता मेरा तो। अच्छा, टॉर्क हमारे पास क्या है? रोटेशन एनालॉगस। अच्छा, रोटेशन एनालॉगस से क्या हो रहा है? जो आप एक दूसरे को रिजेम्बलेंस देते हो। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि वो बच्चा गधे जैसा है, मैंने सिर्फ मिसाल दी यार उसकी जो हरकतें हैं ना वो कैसी हैं? गधे जैसी है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पास है ना मेरा बच्चा, ये हमारे पास क्या है? टॉर्क होता है। यानी कि अब जरा समझना मेरा बेटा, मैं यहाँ ये जुमला लिख रहा हूँ, क्या चीज? फोर्स। अब गौर से समझना, इससे इतने सारे मतलब न्यूमेरिकल और एमसीक्यू बनेंगे, तुम्हारी सोच है। फोर्स जो काम लीनियर फिजिक्स में, लीनियर फिजिक्स जैसे काइनेमेटिक्स होती है, बॉडी सीधी जा रही है, बॉडी उल्टे हाथ पे मुड़ गई, ये चीज जो काम लीनियर फिजिक्स में करता है, आपका जो टॉर्क है, टॉर्क, टॉर्क वही सारे काम, जो काम फोर्स लीनियर फिजिक्स में करता है, टॉर्क वही सारे काम, ए टू जेड वही सारे काम, अभी बताऊंगा अभी बहुत सारे, वही सारे काम रोटेशनल फिजिक्स में करता है। सारे के सारे काम ए टू जेड, वो सारे काम किसमें करता है? रोटेशनल फिजिक्स में। सर फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मिसाल दी हमें ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हम कैसे कह रहे हैं। जो टॉर्क है ना वो बेसिकली रोटेशनल एनालॉगस है किसका? फोर्स का। चलो अब जरा समझना शुरू करते हैं। देखो मेरा बेटा, आपने जब कभी भी मैट्रिक क्लास में, जब आप एक जमाना पहले एक मासूम स्टूडेंट हुए होगे, ठीक है, तब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि यार किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि यार फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है एफ इक्वल एम टाइम्स ऑफ ए। अब आज जरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक अलग निगाह से देखना। देखो मेरा बेटा, इसके अंदर एफ से मुराद है वो फोर्स जो अप्लाई हुई और बॉडी में एक्सेलरेशन आया। ठीक है, इसमें एम से मुराद मास तो है, सबको पता है, मतलब मैं किसी क्लास वन के बच्चे से पूछूंगा वो भी बता देगा एम इज मास। मास इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या है मेरा बेटा? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। सब बिल्कुल समझ नहीं आया ये तो। देखो बच्चे, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है जिसको हम अच्छी जबान में कह सकते हैं किसी भी स्टेट को कैरी करने की सलाहियत। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे पास कोई भी दो चार जो रेस में भाग रहे होते हैं लोग, वो भागते भागते आते हैं ना तो फिनिश लाइन के ऊपर सारे रुक नहीं जाते, हालांकि फिनिश लाइन पे रेस तो खत्म हो गई, अब तो उनको भागने का आगे कोई अलग से मेडल थोड़ी मिलेगा। लेकिन आपने अक्सर देखा ना फिनिश लाइन के ऊपर जब रिबन क्रॉस करते हैं उसके बाद भी उनको रुकते 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 टाइम लगता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जो कि अलाउ कर रही है कि वो अपना स्टेट कंटिन्यू करें, जो भी स्टेट है, वो बेसिकली कहलाती है मेरा बच्चा इनर्शिया। जैसे इसी तरह से एक ट्रक रुका हुआ है, मुझे उसको मूव कराना है,
तो अब मैं क्या करूंगा, उस पर फोर्स लगाऊंगा। फोर्स क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ट्रक रुका हुआ है तो वो चाह रहा है कि वो रुका ही रहे। तो इनर्शिया क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी विच विल अलाउ टू कैरी इट्स करंट स्टेट, अपनी करंट स्टेट को कैरी करने की सलाहियत का नाम क्या होता है मेरा बेटा, इनर्शिया। तो मास इज बेसिकली डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं कुछ ताकत लगा के बाइक को आगे पीछे कर लेता हूं कि वो रेस्ट के अंदर है, हो सकता है मैं वो ताकत लगा के गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं उतनी ताकत से किसी ट्रक को आगे पीछे कर सकता हूँ? क्या मैं उतनी ताकत से किसी टैंक को आगे पीछे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं ना, क्योंकि इन सब चीजों में किस चीज का फर्क है, मास का फर्क है। जितना मास ज्यादा होगा अल्टीमेटली इनर्शिया उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि बॉडी की टेंडेंसी, बिल्कुल बस से उतरते हुए वक्त, एक्सीलेंट एग्जांपल, ठीक है। जब मैं भी नया नया कॉलेज जाना शुरू हुआ था ना, तो बस से जाया करते थे, ठीक है, आदमजी कॉलेज था हमारा। अब बस से पहली दफा बस से उतरे, अब हमने तो एक आध बार जो है ना वो अपने अब्बा से सुना था कि बस से ना चलते हुए उतरना होता है, तो चलते हुए उतर गए। अब हमारे पीछे हमारा एक बर्गर दोस्त उतरा, अब वो बेचारा उतरा, उसने बस से लगाई छलांग। अब बस जो है ना वो क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। जब आपने बस से उतरना है तो आपने चलते हुए यूं उतरना है कि मेरा बेटा आपकी जो बॉडी है वो क्या है, इनर्शिया। ठीक है भाई, इनर्शिया क्या है, आपकी बॉडी की सलाहियत है ना कि वो चाह रही है जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट के अंदर कंटिन्यू करे। बात समझ आ गई? अच्छा, छलांग मारोगे आप, एकदम से चलते से रेस्ट के अंदर आओगे, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट तो आपकी मासूम बॉडी को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली फिर ऐसा ही हुआ, कुछ देर में वो भाई साहब जो है ना जमीन को किस करते हुए नजर आए। ठीक है, तो बाद में तहकीक करने के पता चला कि उन्होंने बस से छलांग लगाई थी। जब छलांग लगाई थी ना तो वो जमीन पे लंबे लेट गए। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? तो मेरा बेटा दिस वाज ऑल अबाउट इनर्शिया। तो एम आज के बाद हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब अगर मैं पूछता हूँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, सब आएगा, शायरी भी आएगी, सब आएगी, पोएट्री भी आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है मेरा बेटा लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, पढ़ा है ना, ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है मेरा बच्चा, अब जरा यहाँ देखते जाना, जरा समझते जाना। ए से मुराद हमारे पास होती है डेल्टा वी अपॉन टी, हमें अच्छे से पता है ये तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी बोले तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये भी हमें पता है। अच्छा जनाब सर, और हमें क्या क्या पता है? बचपन में हमने एक बार मेरा बेटा चलो मेरा बेटा, हम लोग कहाँ पे थे, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम लोग जहाँ कहीं पे भी थे। ठीक है, बस बेटे थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मासूम सा टॉपिक है। देखो, मोमेंटम हमारे पास जो होता है ना, जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा सर, लीनियर मोमेंटम होता क्या है? देखो, किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में लीनियरली मूव करने की क्या कैपेसिटी है, किसी भी बॉडी में लीनियरली मूव करने की क्या एबिलिटी है। मिसाल के तौर पर, इसकी तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है, आपने बहुत दफा देखा होगा। ठीक है, आज मैं मिसाल के तौर पे, यार हमारे पास ना एक कोई गाड़ी है, वो मूव कर रही थी, अचानक से क्या हुआ, उसका फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, बता तू मेरा बच्चा, वो बता। गाड़ी मूव कर रही थी, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब अगर उसका फ्यूल खत्म हो गया तो ऐसा तो नहीं होता कि वो गाड़ी वहीं ढप से रुक जाएगी। तो गाड़ी विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो गाड़ी विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन वाला मंजन है, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये कहलाती है लीनियरली मूव करना। स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, गाड़ी डिस्को करती भी तो नहीं जाती, तो बेसिकली सीधा सीधा जा रही है, लीनियरली मूव कर रही है। ठीक है, तो वो क्यों आगे जाती है? ड्यू टू इट्स मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इनर्शिया का ही एक सब पार्ट कह सकते हैं इसे। ये डील करता है कि बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन हुआ हुआ है। बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन हुआ हुआ है ना किसी भी बॉडी में, वो डिफाइन करता है कि इसको मेरा बच्चा मोमेंटम को। पी इक्वल्स एम इंटू वी। अच्छा, पी से क्या मुराद है? लीनियर मोमेंटम। मेरे साथ साथ बताते जाना ये चीजें, ताकि ना जब ये जो मैंने पूरी हेडिंग लगाई थी ना, जो अभी टॉपिक शुरू किया है, इस टॉपिक से तमाम एमसीक्यू जो पास्ट पेपर में आए हुए ना, सारे अभी के अभी कवर करा दें। ठीक है, देखो, पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। एम क्या है? एम क्या है? मास तो है मुझे पता है, बट एम है लीनियर इनर्शिया। बेटे एम क्या चीज बता रहा है? एम लीनियर फिजिक्स के अंदर इनर्शिया बताते हैं ना, अभी पढ़ा था, ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया। और वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। अच्छा सर, और हमें एक चीज बताएं। चलो अब देखो, एफ इक्वल्स एम इंटू ए।
हमने अभी ताजा ताजा मेरा बच्चा एक चीज पढ़ी थी, F इक्वल्स M मल्टीप्लाई बाय, ए की जगह पे ए का फॉर्मूला डाल दूंगा डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है मेरा बच्चा। डेल्टा वी की जगह पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन में, तो टी अपना चल ही रहा था। अब जब ये एम जाके मल्टीप्लाई होगा मेरा बच्चा, तो एम वी एफ मल्टीप्लाई बाय एम वी आई, यानी कि जब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा, दिस विल बी एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा, अपॉन में आ गया अपने पास टी। एम इंटू वी होता है मोमेंटम, एम इंटू वी एफ से क्या मुराद है, एम इंटू वी एफ से मुराद है फाइनल मोमेंटम, एम इंटू वी आई से क्या मुराद है, इनिशियल मोमेंटम। तो ये बन गया पी एफ माइनस पी आई अपॉन में आ गया मेरा बच्चा टी। पी एफ बोले तो फाइनल मोमेंटम, पी आई बोले तो इनिशियल मोमेंटम। जब फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। गोया कि आपके पास ये इक्वेशन एक बन के सामने आई, एफ इक्वल्स डेल्टा पी अपॉन टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई करोगे इट विल चेंज द लीनियर मोमेंटम। अब जरा समझना गौर से, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो इक्विलिब्रियम का है ना, वो भी इसी पे डील करता है। इट विल चेंज द लीनियर मोमेंटम। आप जब भी कभी फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी पे, तो वो क्या करेगा, वो लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा। यही कह रहे हैं ना, एफ इक्वल डेल्टा पी अपॉन टी का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली यूनिट टाइम में आपका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। सर फोर्स अप्लाइड से क्या मुराद है, ये भी समझ रहे ना, ये आपके जहनों में जो फोर्स का कंसेप्ट है ना, वो यहाँ भी चेंज रहेगा। न्यूटन अपने लॉ के अंदर जिस भी फोर्स की बात करते हैं ना मेरा बेटा, ये फोर्स याद रखिएगा हमेशा कैसी होती है, अनबैलेंस फोर्स होती है। न्यूटन अपने किसी भी कानून के अंदर बैलेंस फोर्सेस की बात नहीं करता, ये कैसी फोर्स की बात करता है, अनबैलेंस फोर्स की। सर हमें तो पता ही नहीं है बैलेंस फोर्स क्या होती है, कोई टेंशन नहीं मेरा बच्चा, हम हैं अभी बता देते हैं आपको। देखो सपोज करो मेरा बेटा, ये हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के यार एक तो तुमसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास लग रही है दो अदद फोर्सेस, ठीक है भैया, ऐसे दो फोर्सेस लग रही है, ठीक हो गया। एक फोर्स ये लग रही है भैया 10 न्यूटन की, एक फोर्स ये लग रही है भैया 10 न्यूटन, ठीक है मेरा बच्चा। एक फोर्स अपने पास यहां से लग रही है और ये फोर्स मान लेते लग रही है 8 न्यूटन की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंतहाई आसान सवाल, ठीक है, ये जो डब्बा है, ये डब्बा कहाँ पे जाएगा, डब्बा कहाँ जाएगा, सीधे हाथ पे जाएगा उल्टे हाथ पे जाएगा, बोलो 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 बोलो, डब्बा कहाँ जाएगा जल्दी से, डब्बा कहाँ जाएगा, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे, राइट साइड पे जाएगा, एक्सेलेंट। क्योंकि ये राइट साइड पे जा रहा है, मैं ये भी बता सकता हूँ ये कितनी फोर्स से जाएगा। देखो भाई, राइट साइड पे भेजने वाली फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन, लेफ्ट साइड पे लाने वाली फोर्स कितनी है, 8 न्यूटन। गोया के मेरा बच्चा जो फोर्स बची वो कितनी बची, 12 न्यूटन। अब यहां देखो जरा, ये जो 12 न्यूटन है ना, ये कहलाती है अनबैलेंस फोर्स। क्या कहलाती है मेरा बच्चा, ये कहलाती है अनबैलेंस फोर्स। ये जो 8 न्यूटन है, ये कहलाती है वीक फोर्स, वो फोर्स जो हल्की थी, ये कहलाती है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो न्यूटन जिन फोर्सेस की बात करता है ना, वो करता है अनबैलेंस फोर्स। दिस इज द वेरी रीजन कि आपने जब भी न्यूटन के लॉस पढ़े होंगे ना अपने बचपन से आज तक, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि न्यूटन कहता है अन एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, टोटल फोर्स, ये सब अनबैलेंस फोर्स के नाम। याद है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो ये मंजन होगा, नेट फोर्स लगेगी तो ये कुछ होगा। तो न्यूटन बात ही किसकी करता है, अनबैलेंस फोर्स की करता है। यानी कि मेरा बेटा, मैं इस स्टेटमेंट को देखते हुए ये कह सकता हूं, जब बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी, और से समझना बेटे, जब बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। बॉडी का लीनियर मोमेंटम विल चेंज, ये कह रही है। अब मुझे एक चीज ये पता चल गई कि यार मोमेंटम को चेंज करने के लिए ना क्या जरूरी है कि उस बॉडी के ऊपर क्या एक्ट करे, अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, बड़ा आसान सा एक सिंपल सा क्वेश्चन। आपको ये पता है कि अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो अनबैलेंस फोर्स विल चेंज द लीनियर मोमेंटम। बड़ी सीधी बात है। अगर मैं कहता हूं अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अनबैलेंस फोर्स एक्ट करने का कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि फोर्स नहीं लग रही। अनबैलेंस फोर्स के एक्ट ना करने का मतलब फोर्स नहीं लग रही, भाई फोर्स लग रही है, हो सकता है बैलेंस हो। जैसे आपके पास आपकी टेबल के ऊपर कोई ये टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज रखी हुई है, जहां कहीं पे भी रखी हुई है, इसका कोई ना कोई वजन है, वो वजन उसे कहां बुला रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन वो टेबल से नीचे नहीं गिर रहा। टेबल से नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि टेबल का रिएक्शन इसे कहां पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ।
तो चूंकि वेट जो नीचे बुला रहा है वो और जो टेबल का रिएक्शन ऊपर की तरफ है, चूंकि वो बराबर है, तो आप बोलेंगे भैया अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो है। ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली फोर्स में से काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो बचेगा, कोई रिजल्ट ही नहीं बचेगा। अनबैलेंस फोर्स तब बचती है जब रिजल्ट बच रहा हो। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी, क्या मैं ये कह सकता हूँ बॉडी के मोमेंटम में आने वाला चेंज क्या होगा, जीरो। हाँ या ना भाई, अनबैलेंस फोर्स होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर मोमेंटम, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने डेल्टा पी इक्वल जीरो लिखा है, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, अच्छे से सुन के बताना, अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा इसका क्या मतलब है, ऑप्शन ए मोमेंटम जीरो है, ऑप्शन बी मोमेंटम जो था वही रहेगा। अच्छे से सोच समझ के बताना इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूं मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है मोमेंटम जीरो हो जाएगा या मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं है इसका मतलब, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जो था वही रहेगा भाई। ये जो मोमेंटम था ना वही रहेगा भाई, अगर जीरो था तो जीरो ही रहेगा। ये मतलब नहीं है कि अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगी तो मोमेंटम ठक से जीरो हो गया, समझ आ रही है। अनबैलेंस फोर्स ना लगने का मतलब है डेल्टा पी इक्वल जीरो, मतलब मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व, जो था वही रहेगा, एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट चेंज। अगर आपको याद होगा ना, जो मैंने अभी अभी ऊपर जुमले बताए ना, आपने ये सारी की सारी चीजें मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर मेरा बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई। मैं आपके सामने स्टेटमेंट बता देता हूं, देखो आपने क्या पढ़ा। आपने ये चीज ऐसे पढ़ी थी, इफ unbalanced force acting on the system is zero, then net momentum of the system will remain conserved या constant. Yeah, in an isolated system, momentum of the system will remain conserved या constant. Yeah, in the absence of an external force applied, net momentum of the system will remain conserved and hence change in the momentum of the system will be zero. ये सब बातों का एक ही मतलब है कि आप जब कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, कौन सी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है। मैंने ये नहीं कहा फोर्स ही नहीं लग रही, हो सकता है फोर्स लग रही हो, बट दे आर ऑल बैलेंस। अनबैलेंस कंपोनेंट कितने, जीरो। अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये सारी, यानी कि मैं इसको यहां लिख सकता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बोले तो अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अनबैलेंस फोर्स कितना है मेरा बच्चा, जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व, जो था वही रहेगा। और आप ये भी कह सकते हो मेरा बच्चा कि चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, मोमेंटम विल नॉट चेंज। अभी मैं सब आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि लीनियर फिजिक्स क्या है, फिर आऊंगा कि कैसे हमारे पास रोटेशनल फिजिक्स में इसको लिया है। इसी तरह से आपने एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, याद आ रहा है। इसको हम आज के बाद कहेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे मेरा बच्चा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज के पास होती है जो सीधा 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 घूमती चल रही होती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये हमारे पास तो। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है सीधा सीधा, ऐसे सीधा मूव कर रही है, सीधे जा रही है। इस गाड़ी का कोई मास है, मान लेते हैं इस गाड़ी का मास 100 किलोग्राम है। इस गाड़ी की कोई स्पीड है, मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अभी जो आप इससे कैलकुलेशन करोगे ना, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नोन एज द हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर हो गया यहां तक, सबको सारी कहानी क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। देखो मेरा बेटा, हमने ये बात की थी, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो ये थी कि हमारे पास जो फोर्स, जो टॉर्क है ना, वो बिहेव करता है, मतलब टॉर्क बेसिकली क्या है, रोटेशनल एनालॉगस है किसका, फोर्स का। यानी कि जो काम फोर्स लीनियर डोमेन में करता है वही काम टॉर्क किसमें करता है, एंगुलर डोमेन में। सर इस जुमले का मतलब क्या था, हमने देखा यार जैसे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, फिर हमने देखा कि यार फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, फिर हमने देखा कि यार ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखते हैं टॉर्क ये सारे काम कैसे करते हैं। देखो चलो देखो, पहला पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी देख लो, पहले से शुरू करो। मेरा बेटा हमें ये चीज पता है कि आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन।
बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करोगे तो मेरा बेटा बॉडी में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। याद है आपको मैंने बताया था, ए से क्या मुराद होती है? ए से क्या मुराद होती है मेरा बेटा? ए से मुराद हुआ करती है लीनियर एक्सेलरेशन। व्हाट इज ए? ए इज लीनियर एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज अल्फा? मेरा बेटा अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से क्या मुराद है मेरा बच्चा? अल्फा से मुराद है एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा सर, और भी कुछ बता दें फिर। आपने ये चीज पढ़ी थी F इक्वल्स एम टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं यहीं पे यूज करूं तो टॉ विल बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। सर ये आई टाइम्स ऑफ अल्फा अब क्या भला निकल है बीच में? चलो बता रहा हूं, देखो बारी बारी समझा। देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे F इक्वल्स एम ए था। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये M से क्या मुराद है, क्या मैं कह सकता हूँ M जो कि मास है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इनर्शिया को? हाँ या ना? M जो कि मास है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इनर्शिया को। I जो है ना मेरा बेटा, I ये कुछ नहीं होता, इसको हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता, बल्कि कॉन्सेप्ट क्या बताना है, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट सेम ही है, रिवाइज कर दो। देखो हमने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है? कौन सा देखना? इनर्शिया होता है बॉडी की सलाहियत या बॉडी की एबिलिटी किस चीज में, कि वो रेस्ट से मोशन में आने को कितना रेजिस्ट करेगी, या मोशन से रेस्ट में आने पर कितना रेजिस्ट करेगी। यानी कि हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी जब वो रेस्ट से मोशन में आ रही है, जब वो मोशन से कहां आ रही है? रेस्ट में। ठीक है, दोनों केस के अंदर। अब रोटेशनल रेशियो क्या होगा? ये भी वही चीज है, बॉडी की एबिलिटी। अब गौर से समझना, ये भी क्या है? बॉडी की एबिलिटी। ठीक है, रोटेशनल रेशियो बॉडी की सलाहियत, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है रेस्ट से रोटेशन में आने पे। रेस्ट से रोटेशन में आने पे, यहां पे रोटेशन से रेस्ट में आने पे। चलो अब इसकी मिसाल से समझो बात को। देखो मेरा बेटा, जब आपके पास कोई भी एक पंखा वगैरह जो होता है वो रेस्ट में होता है, कोई फैन है उसका ब्लेड रेस्ट के होता है, जब आप उसे, अगर मिसाल तौर पर आप हाथ से घुमाना शुरू करते हैं, जब आप उसे पहले एक ब्लेड को धक्का दोगे या पुश करोगे तो अल्टीमेटली जो उसकी बॉडी है जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी कि भाई मैं रेस्ट में ही रहूंगा, मैं रोटेशन में नहीं जाना चाहता, जिसको ओवरकम करने के लिए आप अपनी फोर्स बढ़ाओगे, वो कहलाता है रोटेशनल इनर्शिया। या वाइस वर्सा, जब आप मिसाल तौर पर भी जैसे फैन चल रहा है मेरे पास, अगर आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो एकदम से तो पंखा नहीं रुकेगा, पंखा आहिस्ता 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 जाके रुकेगा। तो वो क्यों चलता रह रहा है? इसलिए चलता रह रहा है क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, उसके पास रोटेशनल इनर्शिया है। रोटेशनल इनर्शिया क्या है? बॉडी की सलाहियत कि वो कितने अच्छे से रेस्ट से रोटेशन में जाने को रेजिस्ट कर सकता है, या कितने अच्छे से रोटेशन से रेस्ट में आने को रेजिस्ट कर सकता है। यानी कि जो आपका लीनियर इनर्शिया होता है ना, सेम वही आपका रोटेशनल इनर्शिया होता है। बस फर्क कितना है, लीनियर इनर्शिया आपका रेस्ट से मोशन, लीनियर मोशन तेज सीधा चलना, उल्टा चलना, दाएं चलना, बाएं चलना, ऊपर चलना, नीचे चलना, रेस्ट से लीनियर मोशन में आने को रेजिस्ट करता है। और लीनियर इनर्शिया आपका लीनियर मोशन से रेस्ट में आने को रेजिस्ट करता है। रोटेशनल इनर्शिया यही काम रोटेशन में करता है भाई। मतलब एक तरह का रोटेशनल इनर्शिया कि वो रेस्ट से रोटेशन में आने पे या रोटेशन से रेस्ट में आने को क्या करेगा मेरा बच्चा? रेजिस्ट करेगा। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक का क्लियर हो गया? हाँ या ना? तुम्हारा फैन उल्टा रोटेट कर रहा है, ओहो सो सैड, बहुत अफसोस हो रही जान। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चा, जैसे हमारे पास लीनियर इनर्शिया था ना, लीनियर इनर्शिया क्या? बॉडी की सलाहियत कि वो कितनी अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वही चीज, वहां भी यही चीज है, रेजिस्टेंस है, वो भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। बस फर्क इतना है कि आपका जो लीनियर इनर्शिया है ना मेरा बेटा, ये रेजिस्ट करता है रेस्ट से लीनियर मोशन में जाने को। जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा आगे मूव करने से पहले। या रेजिस्ट करता है लीनियर मोशन से किस में आने को? रेस्ट में आने को। ये उल्टा करता है। ये क्या करता है? ये रेस्ट से जो आपका सर्कुलर मोशन होता है या जो आपका रोटेशन होता है, रेस्ट से रोटेशन में जाने को, या आप उसको कह लो कि रोटेशन से रेस्ट में आने को, ये जितनी रेजिस्टेंस देता है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? ये कहलाता है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया।
टॉर्क से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इसलिए आती है क्योंकि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क बेसिकली क्या करता है, बॉडी की एंगुलर स्पीड चेंज करता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट इज प्रोड्यूस्ड, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है या ये हमारे पास पैदा हो रहा है। यहां तक कि सारी की चले आगे चला जाए। अच्छा, अब जरा दूसरी भी रिजेम्बलेंस देख ली, अभी तो हमने वैसे ही सिर्फ एक रिजेम्बलेंस देखी है और रिजेम्बलेंस नहीं देखी। ठीक है, नहीं बच्चे अभी क्लास ओवर हो गई, क्लास बाकी है। अब देखो मेरा बेटा, जो हमारे पास इसी की चीज की दूसरी रिजेम्बलेंस है ना, दूसरी, जैसे हमने एक छवि देखी थी, अब इसी के अंदर दूसरी रिजेम्बलेंस देखी। जैसे हमने एक चीज ये देखी, अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था मेरा बच्चा, कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अभी ये चीज देखी थी, एक चीज। ठीक है, अभी हमने एक चीज ये नोट करी थी कि फोर्स अप्लाई करेंगे मेरा बेटा तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी के अंदर दूसरी चीज, एक चीज हमें समझ में आ गई, एफ विल बी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए, और इससे हमने बना लिया टॉ विल बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा। आई क्या है, रोटेशनल इनर्शिया, जैसे मास क्या है, लीनियर इनर्शिया। ये जो आई है ना, जिसको हम कह रहे हो रोटेशनल इनर्शिया, इसको हम एक और नाम भी देते हैं किताब वाले, इसको किताब वाले कहते हैं मेरा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम से मुराद मास है, आर से मुराद रेडियस ऑफ द सर्कल है। यही वजह है कि आप देखोगे जो बेसिकली आपका रोटेशनल इनर्शिया है ना, रोटेशनल इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है और रोटेशनल इनर्शिया रेडियस पे भी डिपेंड करता है। यही वजह है कि आप देखोगे जो कोई बड़ा सर्कल होगा उसको रेस्ट में आने में टाइम ज्यादा लगेगा, और जो कोई छोटे सर्कल में मूव कर रहा होगा उसे रेस्ट में आने में टाइम कम लगता है। दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू द रेडियस। ठीक है, अब देखो, हमने अभी अभी एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास F बराबर है डेल्टा P अपॉन टी के, यानी कि आपने इसको ऐसे देखा था कि यार अगर आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेल्टा P विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि मोमेंटम विल बी चेंज। याद आ रहा है मेरा बेटा, ये सब हमने पढ़ा था। जब आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में हो गया, आया ना। जब कभी भी हमारे पास बेटे, यहां तक सबका पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास, जब कभी भी, ये वही बात जो भी हमने करी थी, फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स होगी तो अल्टीमेटली बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। वही बात लिखती है, चेंज इन मोमेंटम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि मोमेंटम विल बी चेंज। अब यहीं पे इसको हम लोग अगर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क देखेंगे तो देखो टॉर्क में क्या होता है मेरा बेटा, आप किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई करोगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। फोर्स अप्लाई करने पे क्या चेंज हो रहा था, लीनियर मोमेंटम। टॉर्क अप्लाई करने पे क्या चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई करेंगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि मैं इसको ऐसे कहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल चेंज। सर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, अच्छा ये भी समझ लेते हैं जरा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम क्या था जो हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ। लीनियर मोमेंटम क्या था मेरा बच्चा, अब तो आवाज सही आ रही है ना सबको, अब तो किसी की आवाज का मसला नहीं आ रहा। ठीक है, चलो मैं बता दूं, मैं खुद बता देता हूं क्या होता है। देखो मेरा, आपने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, यार लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास कितना आगे मूव करने की सलाहियत है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जल्दी से, मतलब ये क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है, क्वांटिटी ऑफ रोटेशन पजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर गोल घूमने की कितनी सलाहियत है, किसी भी बॉडी में जितना गोल घूमने की सलाहियत होगी ना, वो बेसिकली हमारे पास एग्जैक्टली
रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने की जो सलाहियत है किसी भी बॉडी की, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना गोल घूमने की सलाहियत है ना, वो बेसिकली हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर तुम नोट करो ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। लीनियर इनर्शिया, बॉडी की टेंडेंसी कि वो कितने अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है फोर्स को, कि वो रेस्ट से मोशन में ना जाए या मोशन से रेस्ट में ना आए। टॉर्क, वो कितने मतलब रोटेशनल इनर्शिया कि वो कितने अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है कि वो रेस्ट से रोटेशन में ना आए या रोटेशन से रेस्ट में ना जाए, ठीक है। सिमिलरली फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि बॉडी की स्पीड चेंज होगी। टॉर्क अप्लाई करोगे अनबैलेंस, तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि बॉडी की एंगुलर स्पीड चेंज होगी। लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम ये पढ़ा था कि बॉडी में आगे मूव करने की कितनी सलाहियत है, लीनियर मूव करने की। एंगुलर मोमेंटम बॉडी में घूमने की, रोटेशन करने की, ऑसिलेशन करने की, सर्कुलर मोशन करने की कितनी सलाहियत है। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई करोगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। अब अगर यहां तक समझ लिया तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं कहता हूं एंगुलर टॉर्क, अनबैलेंस टॉर्क लगाने पे, अनबैलेंस टॉर्क क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। अनबैलेंस टॉर्क पहले समझ लो फिर इस पॉइंट पे आते हैं। ये मेरे पास बीम है, वही बीम जो अभी हमने स्टार्ट में देखा था। लेट से क्या हो रहा है, यहां पे इसके ऊपर ना एक अदर फोर्स एक्ट कर रही है जो इसको ऐसे घुमाना चाह रही है। ये कौन सा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है भाई साहब? ये क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमाना चाह रही है, ठीक है। मतलब ये इस पे कोई फोर्स लग रही है जो इसके अंदर टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस कर रही है कि ये भाई साहब क्लॉकवाइज घूमेगी। यहां पे कोई फोर्स ऐसे लग रही है जो इसको इधर घुमाना चाह रही है, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ कोई फोर्स ऐसी लग रही है मिसाल के तौर पे, वो कैसे घुमाना चाह रही है? क्लॉकवाइज, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। मान लो क्लॉकवाइज जो घुमाना चाह रहा है वो है 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसे क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? 10 न्यूटन मीटर। जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है मान लो 8 न्यूटन मीटर का, मिसाल के तौर पे ना। अलग अलग फोर्सेज है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मुझे बताओ ये कहां घूमेगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेयर विल द बीम रोटेट? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों क्लॉकवाइज घूमेगा? क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज क्या है? ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं अनबैलेंस टॉर्क क्या होगा? बड़ा आसान है भाई, अभी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग टॉर्क माइनस वीक टॉर्क, यानी कि 2 न्यूटन मीटर इज बेसिकली द अनबैलेंस टॉर्क। ये कहलाता है हमारे पास अनबैलेंस टॉर्क। समझ आ गया? ये था अनबैलेंस टॉर्क। अभी आपने पढ़ा अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई करोगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। अगर मैं कहता हूं अनबैलेंस टॉर्क 0 है, यानी पे बॉडी पे लगने वाला तमाम ही टॉर्क बैलेंस है, कंप्लीट टॉर्क इज बैलेंस। अगर अनबैलेंस टॉर्क नहीं है तो क्या मैं ये कह सकता हूं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी 0? बोलो यस और नो, जैसे ऊपर पढ़ाया था भाई। अनबैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, अनबैलेंस फोर्स 0 होगी तो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। सेम एज इट इज यहां छाप दिया। अनबैलेंस टॉर्क होगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, अनबैलेंस टॉर्क 0 होगा तो बॉडी का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। अगर चेंज 0 है, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। अगर चेंज 0 है तो इसका मतलब मेरा बेटा मैं ये तो कह सकता हूं ना कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। भाई ये थोड़ी बोला कि एंगुलर मोमेंटम ही 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। चेंज ना आने का मतलब जो था वही रहेगा। ये हमारे पास कहलाता है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है मेरा बेटा? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या? अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। किताब में देखोगे तो किताब में यही चीज आपको ऐसी लिखी मिलेगी कि अनबैलेंस्ड टॉर्क बराबर है डेल्टा एल अपॉन टी के, या इसी चीज को किताब वाले ऐसे भी लिखेंगे, अनबैलेंस्ड टॉर्क बराबर है डीएल अपॉन डी टी के। शायद आप में से कुछ को याद भी आ रहा होगा, क्योंकि पहली बार जो डेरिवेटिव्स पढ़ने का मौका मिलता है ना, वो मैथ्स के अंदर सेकंड ईयर में तो बाद में मिलता है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर ये वाली जो डेरिवेशन है ना, इस डेरिवेशन के अंदर बाकायदा ये डेरिवेशन कराई ही डेरिवेटिव्स से जाती है, और ये डेरिवेटिव्स के अंदर प्रोडक्ट रूल से होती है। अब पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं याद है, इसका सॉलिड रट्टा मारा था। इसका डेरिवेटिव का रूल अप्लाई होता है डी अपॉन डी टी इंटू यू ऑफ वी, यू बाहर, v का डेरिवेटिव साइन प्लस का, v बाहर, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। रिड्यूस में था, अब मुझे पता था रिड्यूस में होगा, मुझे पता था। आजकल ना नया फैशन आ गया ना, जो भी चीज नहीं आती होती ना, वो सब रिड्यूस में चली जा रही है। ठीक
ठीक है। जो भी चीज नहीं आती होती ना वो रेडियोस में घुस जाती है जाके। ठीक है। देखो डेरिवेटिव जो है ना वो मैथ्स वालों के लिए, डेरिवेटिव बेसिकली हम चेंज निकालते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज ना ये आपके किसी काम की चीज नहीं है, वैसी बताइए मैंने चीज। आपने बस इतनी चीज देखनी है जो हमने यहाँ पढ़ी है ना, ये चीज, ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है अनबैलेंस टॉर्क is defined as the rate of change of angular momentum. जैसे ऊपर था ना unbalanced force, the unbalanced force is defined as the rate of change of linear momentum. बिल्कुल वैसे ही unbalanced torque is defined as the rate of change of angular momentum. बेटे क्लियर हो गया? बैलेंस अनबैलेंस होता है। चलो अब देखो जल्दी से समझो जरा आगे से। ठीक है, ये सारे के सारे थ्योरी के एमसीक्यू बनते हैं, मैं भी बना के पूछूंगा, ये चीज याद रखना, फिर ना बाद में परेशान नहीं होना। अच्छा इसी तरह से हमारे अनबैलेंस्ड टॉर्क इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया। अच्छा अभी हमने मेरा बेटा एक अदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी ना, याद है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मेरा बेटा एम। एम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एम क्या है, तो एम से मुराद मास नहीं बताओगे, एम से मुराद बताओगे लीनियर इनर्शिया। एम क्या है? लीनियर इनर्शिया। यहां क्या आएगा उसकी जगह पे? आई। ठीक है, इसी तरह वी क्या है? भाई आई क्या था? सॉरी एम क्या था? एम था लीनियर इनर्शिया मेरा बेटा। ठीक है, इसी तरह से वी क्या है? वी लीनियर स्पीड। वी क्या है बच्चे? लीनियर स्पीड। यहां पे क्या आ जाएगा उसकी जगह? अब तो पढ़ चुके हो यार, सर्कुलर मोशन ओमेगा। तो ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके ना बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको किताब में मिलेंगी करने के लिए, तो उसको करना है आपने। देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल किस तरह से होगी। सपोज करो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ना एक कोई बॉडी है या एक कोई स्फेयर है। ठीक है, वो आपके पास ना क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली आपके पास ना ऐसे रोल करता हुआ, ये ऐसे रोल करता हुआ कहाँ आ रहा है मेरा बेटा? नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा बेटा ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर रोटेशन भी कर रहा है, यानी कि गोल गोल भी घूम रहा है, और लीनियर मोशन भी कवर कर रहा है? हाँ या ना मेरा बेटा? द स्फीयर इज रोटेटिंग एज वेल एज, बेटे ऊपर मैंने अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन लिया था, ओमेगा और अल्फा अलग अलग चीज है मेरा बच्चा, अलग अलग चीज है, कह सकता हूं ना? तो अगर मैं पूछता हूं ना आपके पास इस वक्त में इस स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Translational kinetic energy is given by half mv square. Rotational kinetic energy is given by half I omega square. ठीक है मेरा बच्चा, ये हो गया हमारे पास। यहां से आप निकाल सकते हो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है मेरा बच्चा, इस तरह से हमारे पास ये सवाल बनता है। अच्छा और सर क्या रिजेम्बलेंस है इन दोनों में? और भी रिजेम्बलेंस देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी, आपका लीनियर मोमेंटम बराबर होता है किसके? मास इनटू वेलोसिटी के। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है, मुझे जरा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। देखो बच्चे इस एम से क्या मुराद था, फिर बता रहा हूं मैं। एम से मुराद था लीनियर इनर्शिया, एम वाज लीनियर इनर्शिया एंड वी वाज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। यहां पे क्या होगा? यहां पे आएगा मेरा बेटा आई, और वी की जगह पे क्या आएगा? तो एल विल बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये मेरा बेटा किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये समझ में आ रहा है कैसे मैं लीनियर के फॉर्मूलों को यूज करते हुए एंगुलर के फॉर्मूले बनाता चला जा रहा हूं? ठीक है, ये इस तरह से बनता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया? अब सर आप बोलोगे सर हमने तो एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है, चलो वो भी देख लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, L इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ पी, शायद आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, कहीं अगर रिड्यूस सिलेबस में नहीं था तो इसको भी बता देते। देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा क्या बनेगा? ये बनेगा आर पी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? भाई ए क्रॉस बी को जब भी ओपन करेंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। जो आप डॉट प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट, जितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में फिर बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आपने क्या करा, किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर में क्या आ रहा है? दूसरा भी वेक्टर आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है मेरा बेटा? ए बी साइन थीटा, वही कर दिया। आर क्रॉस पी में जाहिर सी बात है जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां देखना जरा,
ये बन गया। और अगर मैं चाहूं पी को ओपन करना, पी क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ओपन करूंगा तो पी की जगह पे आएगा एम वी। यानी कि आपने एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा होगा मेरा बेटा, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। याद आ रहा है मेरा बेटा ये वाली चीज, एल इक्वल्स एम वी आर साइन थीटा, हाँ या ना, याद आ गया। चलो अब जरा इसको समझिए इस जगह पे, एल इक्वल आई टाइम्स ऑफ ओमेगा से समझिए जरा, एल इक्वल आई टाइम्स ऑफ ओमेगा भी यही फॉर्मूला है। आई क्या है, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, एम आर स्क्वायर, साथ में क्या लिखा है, ओमेगा। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, v इक्वल आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, पीछे सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, यानी कि क्या बन गया, v अपॉन r। मेरा बेटा एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बना, एम वी आर। अच्छे से देखो, आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले मिलते जुलते नजर आ रहे हैं अब यहाँ पे, ये भी एम वी आर के बराबर है, ये भी क्या है, एम वी आर साइन थीटा के बराबर है। सर यहाँ साइन थीटा तो आया ही नहीं बेटे, साइन थीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे साइन 90 हुआ है, और साइन 90 होता है 1, साइन 90 हुआ है और साइन 90 क्या होता है 1। सर ये कैसे पता चला आपको, बेटे ये ऐसे पता चला कि आप में से भी अभी कोई ना कोई बंदा मुझे बता रहा था, तो फिर बता देता हूं। आपके पास जो आर क्रॉस पी है, मुझे कैसे पता चला कि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, हमने क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर मुझे इस पॉइंट पे आर डिफाइन करना है, आर पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज बेसिकली द वेक्टर आर, आया ना, बोलो मेरा बच्चा, याद आया, ये इस पॉइंट पे आर होगा। अच्छा सर बिल्कुल याद आ गया हमें ये चीज। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होगी, ये होगी इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये भी याद आ रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सर लेकिन हम तो आर क्रॉस पी की बात कर रहे हैं ना, आप वी की बात क्यों कर रहे हैं बेटे, इसलिए क्योंकि जो पी है लीनियर मोमेंटम, वो एक्चुअल में क्या है, एम वी है। तो ये है जो एंगल आपका थीटा, वो है किसके बराबर में, एम और सॉरी आर और वी के दरमियान में, क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहां पे भी एम वी आर हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये एम वी आर। बोलो मेरा बेटा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना। अगर तुमने मेरे साथ चीजें पढ़ी है ना, तो कोई कॉन्सेप्ट में लूप होल बच नहीं सकता वहां पे, फिर अगर तो तुमने चीजें साथ साथ पढ़ी हैं, तो नहीं पढ़ी हुई है तो फिर आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है उसके अंदर, यही होगा। चलो अब हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, उसको भी समझ लेते जरा, इक्विलिब्रियम। अगर एक आधा आई या ई मैंने कम या ज्यादा कर दिया हो ना, तो खुद ही वहां पे लगा देना, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम को, अच्छा इक्विलिब्रियम का छोटा सा टॉपिक है, मासूम सा, डिफाइन करने का बड़ा आसान तरीका है यार। हर वो बॉडी जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है ना मेरा बेटा, वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। हर वो बॉडी जिसका एक्सेलरेशन 0 है, वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। अच्छा सर, एक्सेलरेशन 0 से क्या मुराद है, एक्सेलरेशन से मुराद है कि बॉडी या तो कैसी है, रेस्ट में है, या बॉडी मूव कर रही है बट उसकी वेलोसिटी कैसी है मेरा बच्चा, कांस्टेंट। क्यों सर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट में है, गोया कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो भी एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर तो बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये जो पहली टाइप थी ना मेरा बेटा, ये कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है वो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जो नीचे वाली टाइप थी ना मेरा बेटा, ये कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है ये, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है मेरा बच्चा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये है कि आपके पास बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी रेस्ट में, ठीक है। मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, न्यूमरस फोर्सेस are acting on the body, और बॉडी कैसे है मेरा बच्चा, बॉडी रेस्ट के ऊपर है, बॉडी इज एट रेस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि बुक पे एक ताकत नीचे लग रही है जो उसका वेट है, एक फोर्स ऊपर लग रही है जो कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस है, बुक इज एट रेस्ट।
तो वो बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और हमारे पास, वो बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास बुक पे बहुत सारी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारी फोर्सेस लग रही है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है, बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव कैसे कर रही है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे, ये एग्जांपल हमारे पास किसकी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। अब जरा यहां पे समझना बात को अच्छे तरीके से। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल होती है हमारे पैराट्रूपर की। पैराट्रूपर कौन होता है, जो छत से छलांग लगाता है पैराशूट लेकर। देखा ना कभी वैसे पैराशूट को ओपन करता है, पैराशूट खराब बन गया, देखा कभी इतना अच्छा पैराशूट तुम लोगों ने? नहीं नहीं देखा होगा। तो अल्टीमेटली उसने क्या किया मेरा बच्चा, उसने जो है ना ऊपर से छलांग लगाया। अब मेरा बेटा पैराशूट हाथ से ही पकड़ेगा, हाथ से नहीं पकड़ते, मुझे नहीं पता पैराशूट किससे पकड़ते हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं मेरे साथ वैसे, ठीक है। अच्छा ये आउल लग रहा है, तुम अपनी आंखों में हाथ पर डलवाओ बेटा, ठीक है। सही है, बस बस, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो बंदा है ना, जब हमारे पास ये बंदा है ना, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब ये भाई साहब पैराशूट नहीं खोलते ना, इसके ऊपर एक अदद वेट की फोर्स कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड। जब ये पैराशूट ओपन करते हैं उससे क्या होता है, जो एयर का ड्रैग फोर्स होता है ना, वो एयर का ड्रैग फोर्स उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। एयर का ड्रैग फोर्स में क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है आफ्टर कुछ टाइम, जब ये ऊपर से नीचे आता है, उस टाइम के बाद होता क्या है कि जो एयर का ड्रैग फोर्स होता है ना बेटे, ये वेट ऑफ द बंदे के बराबर हो जाता है, यानी कि उस बंदे के वेट के बराबर हो जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। जब ऐसा होता है ना, तो वो जो पैराट्रूपर होता है, ये पैराट्रूपर ऊपर से नीचे फॉल करता है, फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे फॉल करता है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉल करता है, यानी कि ऊपर से नीचे आता है विद अ फिक्स वेलोसिटी, वो जो टर्मिनल वेलोसिटी भी कहलाती है। मैं पढ़ाऊंगा अभी ये आपको अलग से भी, लेकिन बता रहा हूं ये ऊपर से नीचे आ रहा होता है विद अ फिक्स वेलोसिटी, ये कहलाता है मेरा बेटा हमारे पास एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि आपके पास फोर्सेस भी लग रही हैं, और चूंकि बॉडी एक्सिलरेटेड नहीं है, इसलिए फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन नेट फोर्स क्या है, जीरो। बेटे ड्रैग फोर्स वो होती है, वो जो एयर की रगड़ की ताकत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारे पास उससे मतलब जो हमारे पास ये होता है, वैक्यूम होता है, वहां से हमारे पास जो वो आती है ना अपना सितारों के टूटे हुए टुकड़े आते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बिल्कुल जो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस होती है, देखो उनकी जो सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है, और फिर उनमें आग भी लग जाती है जब वो आके अर्थ से स्ट्राइक करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स को हाँ एग्जैक्टली मेटेरॉइड्स, ये जहन में नहीं आ रहा था, बहुत जबरदस्त यार, ठीक है, जो मेटेरॉइड्स आ रहे होते हैं हमारे, तो अल्टीमेटली होता क्या हमारे पास, तो वो जब एयर उन्हें ओपोज करते हैं, एयर बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन मौजूद है उसके अंदर, ठीक है मेरा बच्चा। तो वो क्या होता है, जब उनके सरफेस को ओपोज करते हैं ना, रगड़ की ताकत होती है, ड्रैग फोर्स होती है, तो उसकी वजह से वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो वही बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो एयर की ड्रैग फोर्स उसमें जमा हो रही है, कहाँ पे, पैराशूट के अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये बराबर हो जाएगा, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा विद फिक्स वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है मेरा बच्चा। इसकी एक और एग्जांपल है, वो आपने याद रखनी है, मुझसे पूछना है। एक और एग्जांपल है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये आपने मुझसे पूछना है जब मैं आपको फोर्स एंड मोशन पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, वैसे तो मैं खुद याद रखूंगा, ये बताऊं F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। अभी मैंने ये नहीं पढ़ा है ना, इससे कोई सवाल पूछूंगा, लेकिन जब ये पढ़ाऊंगा ना वहां पे फोर्स एंड मोशन, तब मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे देखो। अब हमारे पास जो इसी के अंदर बिल्कुल आखिरी चीज है ना मेरा बेटा, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आखिरी, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी चीज क्या है हमारे पास, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम याद रखना और आसान है, क्यों, क्योंकि उसको हम जो है ना बिल्कुल तरीके से, जिस तरह जो डेफिनेशन है ना वहीं से बनाएंगे, और अगर आप मेरा साथ दोगे तो मुश्किल से 4 मिनट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो देखो देखो मेरा बेटा, मैंने बताया था यार
कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। बड़ी सीधी बात, जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हमारे पास जो अपना किसी भी टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब एक्सेलरेशन होती है हमारे पास दो टाइप की, एक होती है मेरा बेटा लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि वो जीरो हो जाए। एक होती है मेरा बेटा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जीरो हो जाए। पॉइंट समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज रिवाइज कराओ, लीनियर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? कौन सी चीज लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? आज की क्लास में पढ़ा था, याद है? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। याद आ रहा है मेरा बच्चा, सब पढ़ाया था। अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? अनबैलेंस टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं कह रहा हूं कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात समझ आई? दिस इज कंडीशन नंबर 1 कि अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बस किताब वाले उसको उल्टा पढ़ाएंगे, वो कहेंगे भाई कंडीशन नंबर 1 इज अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी जीरो, ताकि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो। मैंने उसको उल्टा पढ़ाया ताकि समझ, मतलब याद करने में कभी दिक्कत ही ना हो। भाई लीनियर एक्सेलरेशन, भाई आपने क्या पढ़ा, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। बड़ी सीधी बात है। एक्सेलरेशन होता है दो टाइप का, लीनियर और एक क्या हो गया, एंगुलर। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही तो ये प्रोड्यूस कर रहा था। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब आपका अनबैलेंस टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब किताब वाले इसको लिखने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जो हमारी कंडीशन नंबर 1 है ना मेरा बच्चा, इसको लिखने के जरा तरीके भी समझ लीजिए। एक तरीका तो यही है जो भी बताया, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, एक तरीका। इसी तरीके को क्या मैं यूं भी कह सकता हूं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल जीरो। सर ये क्या बना दिया, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं, क्या जुल्म कर दिया आपने। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना फोर्सेस लग रही है कुछ, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। क्या इस डब्बे पे फोर्सेस लग रही है कि नहीं लग रही, बोलो। डब्बे पे फोर्स लग रही है नहीं लग रही, लग रही है। बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस, यानी कि अनबैलेंस कंपोनेंट क्या है, जीरो। क्या मैं इसको देखते हुए ये कह सकता हूं, समेशन एफ एक्स इक्वल जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है। अगर इस वाली फोर्स को मैं +10 लेता हूं और उल्टे हाथ वाली फोर्स को मैं -10 लेता हूं, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क है, तो +10 -10 आंसर विल बी जीरो। ये मतलब था इसका कि ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस देयर सम शुड बी इक्वल टू जीरो, all the forces that are acting on y axis their sum should be equal to zero. तो this is जो आपकी किताब वाला है उसका तरीका टू राइट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से जो आपका कंडीशन नंबर 2 है उसको भी लिखता है वो। कंडीशन नंबर 2 बोले तो कुछ ये, अनबैलेंस्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अब समझ नजर आए आप। अब एक तो वही है भाई, अनबैलेंस टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसको वो ऐसे भी लिखते हैं कि वो टॉर्क जो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है बराबर हो जाए उस टॉर्क के जो किस पे घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि वो तमाम के तमाम टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं वो बराबर हो जाए किसके, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं। सर ये क्या बात कर दी आपने, बीम से समझ लो भाई बात। ये लेट से एक बीम है, यहां पे कोई फोर्स लग रही है जो इसको लेट से 10 न्यूटन मीटर से क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना चाह रही है, क्लॉकवाइज। यहां पे एक और फोर्स लग रही है इस जगह पे, ये क्या कर रही है, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है 10 न्यूटन मीटर से। अब मुझे बात बताओ, क्या इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। क्या अनबैलेंस है या बैलेंस है? सर बैलेंस टॉर्क है। अनबैलेंस टॉर्क कितना है, जीरो है। जितना क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है उतना ही क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। पॉइंट समझ आ गया मेरा बच्चा? तो अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है, इसको हम कहते हैं बॉडी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें है, ट्रांसलेशनल या लीनियर इक्विलिब्रियम में। बॉडी किसमें है, ट्रांसलेशनल या लीनियर इक्विलिब्रियम में। अगर बॉडी कंडीशन नंबर 2 को फॉलो करती है, हम कहते हैं बॉडी है रोटेशनल या एंगुलर इक्विलिब्रियम। कंडीशन 1 फॉलो कर रही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
कंडीशन 2 फॉलो कर रही है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का सब का A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर दोनों ही फॉलो करेंगी तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर दोनों ही करेंगी ना तो भाई कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ये सवाल अक्सर आया माजी में कि यार अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम, ये हो रही है तो कौन सा हो। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का कोई मसला? अब आपके पास जो बुक रीडिंग है जो आपने करनी है, सिंटैक्स बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 अच्छे तरीके से पढ़ना है। खास तौर पे उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का पूरा मास एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का कंप्लीट वेट एक्ट करता है। दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे भी लाई कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पे भी लाई कर सकते हैं। मैं समझ आ रही है? इसको आपने पढ़ना है लाजमी, फिर मैं बुक से एमसीक्यू बनाऊंगा वरना, ठीक है, फिर आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पे सिंटैक्स बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। इसी तरह से फेडरल टैक्स बोर्ड का अलग से एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, ठीक है बेटे, वो आपने पढ़ना है। उसके अंदर सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ने पूरा का पूरा है। हाँ, जो पढ़ाया है ना पेपर उसी में से पूछूंगा मैं आपसे, अलग से कोई नहीं चीज पूछूंगा उसके अंदर। जो पढ़ाया है, जैसा पढ़ाया है एज इट इज पेपर में पूछूंगा, कोई अलग चीज नहीं पूछूंगा, ठीक है। बल्कि और आसान कर लेना, अपना सिंध बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, इसमें जो जो टॉपिक्स होंगे ना वही फेडरल टैक्स बोर्ड में से सर्कुलर मोशन के अंदर से पढ़ लेना, क्योंकि फेडरल टैक्स बोर्ड के सर्कुलर मोशन में ग्रेविटेशन भी शामिल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जो कुछ आप सिंध टेक्स्ट बोर्ड में चैप्टर 5 में पढ़ो वो सब कुछ एज इट इज फेडरल टैक्स बोर्ड से पढ़ लेना, ठीक हो गया। अच्छा, साथ में मैं सिंध टैक्स बोर्ड की जो एग्जांपल्स और जो प्रॉब्लम्स करनी है ना, जो आपने करनी है लाजमी, और फेडरल टैक्स बोर्ड की जो एग्जांपल जो प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम तो शायद कोई भी नहीं, एग्जांपल है एक दो, ये मैं आपको अभी होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं इसका होमवर्क नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास सब कुछ एज इट इज टेस्ट में आएगा। टेस्ट कब होगा मैं आपके ग्रुप में बताऊँ, ठीक है मेरा बेटा, यहां तक कोई मसला? अच्छा, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन भी मैं एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा, ट्यूसडे और इंग्लिश वाला है, ठीक है, ट्यूसडे या वेडनेसडे वाले दिन मैं कंडक्ट करूंगा, तो आई विल लेट यू नो, ठीक है, पहले से।